हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्च एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि आपने जो है एक 2D मैट्रिक्स दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक टारगेट वेरिएबल दिया जाएगा। आपने आपने जो है इस 2D मैट्रिक्स के अंदर उस एलिमेंट को सर्च करना है और रिटर्न करना है ट्रू अगर वैल्यू उस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, अदरवाइज रिटर्न करना है फॉल्स अगर टारगेट वेरिएबल उस पर्टिकुलर 2D मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया गया है कि जो मैट्रिक्स है वो शॉर्टेड है। और वो शॉर्टेड कैसे है? सारे एलिमेंट्स जितने भी रो में हैं वो लेफ़्ट टू राइट शॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हर एक एक कॉलम का जो एलिमेंट है वो भी शॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोई भी बिगनर लेवल का जो कोई प्रोग्रामर होता है जिसने नई नई कोडिंग स्टार्ट करी होती है और उसको कई सारे मैट्रिक्स के और एरेक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, तो अगर उसको ये प्रॉब्लम दिया जाए तो वो इस पर एक नेटिव अप्रोच लगा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और वो हमारा पहला सोल्यूशन भी है कि उसके दिमाग में या फिर पहला जो दिमाग में जो एक अप्रोच आता है वो है ये कि हम दो लूप लगा दें, फॉर लूप सारे रोज के लिए i = 0 और i <n ये रो है, और दूसरा एक फॉर लूप लगाते हैं जो j से ले चलेगा 0 से और हर एक एक कॉलम पे चेक करेगा। और अगर किसी भी एक जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हर कोई भी एक अगर बॉक्स जो है वो टारगेट के बराबर हो जाता है तो रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू, और सारे लूप चलने के बाद भी मेरा वैल्यू अगर नहीं मिला तो एट द एंड में रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो ये होती है एक नेटिव अप्रोच। कोई भी बिगनर लेवल का जो प्रोग्रामर होता है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है, वो है शॉर्टेड। मतलब ये मैट्रिक्स जो है शॉर्टेड है, तो अगर मैट्रिक्स शॉर्टेड है तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और वो कैसे, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास एक नॉर्मल 1D एरे होता है तो उसमें अगर सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड रहते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब सॉर्टेड हैं, तो उन पे एलिमेंट को सर्च करना के लिए हमारे पास एक टेक्निक होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। तो जो दूसरा सोल्यूशन जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो बाइनरी सर्च पर ही होगा। तो जनरली जब हम 1D एरे पर बाइनरी सर्च लगाते हैं तो हम काफ़ी ट्रेडिशनल टेक्निक है कि सबसे पहले एक वेरिएबल जो होता है जो स्टार्टिंग को पॉइंट करता रहता है, एक वेरिएबल जो होता है जो लास्ट एलिमेंट को जो है पॉइंट करता रहता है। फिर हम एक बीच में कोई एक पॉइंट ढूंढते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या जो हमारा मिडिल एलिमेंट है वो हमारे टारगेट के बराबर है। अगर टारगेट के बराबर होता है तो वेल एंड गुड, हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर बराबर नहीं है, तो अगर वैल्यू बराबर नहीं है हमारे टारगेट से मिडिल एलिमेंट, तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर वैल्यू छोटा होगा तो मैं इस पर्टिकुलर जो लास्ट में पॉइंट कर रहा था, जो पॉइंटर था, मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, तब ये और ये एक रीजन बन जाएगा। लेकिन अगर बड़ा है तो मैं इस स्टार्टिंग वाले जो जिसको सबसे फर्स्ट एलिमेंट को जो पॉइंट कर रहा था वेरिएबल, उसको मैं खींच करके फर्स्ट एलिमेंट पे ला दूंगा, तो मेरे पास एक ये रीजन पड़ जाएगा। और मैं सेम प्रोसेस को तब तक रिपीट करते जाऊंगा जब तक कि मेरा जो मिडिल एलिमेंट है वो मेरे टारगेट के बराबर ना हो जाए। और ऐसा करते हुए पूरे के पूरे जितने भी रीजन पॉसिबल है मैं सबको ट्राइवर्स करूँगा। सेलेक्टेड रीजन को ट्राइवर्स करूँगा जहाँ पे मेरे आंसर के आने की सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, तो मैं केवल उन्हीं रीजन पे फोकस कर रहा हूँ। तो बाइनरी सर्च ऐसे ही काम करता है। मैट्रिक्स के केस में यहाँ पे कोई मिडिल एलिमेंट जो है जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैट्रिक्स के केस में हमें जो है थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। 1D एरे में हमें मिडिल एलिमेंट निकालते थे, बट 2D मैट्रिक्स में आप कहाँ मिडिल एलिमेंट निकालोगे? तो हम कोई फिक्स पोजीशन फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे जिसके बाद जो है हम ये चेक कर पाए कि हाँ भाई आपने जो है इस तरफ चेक करना है, अगर कम है या फिर ज़्यादा है तो इस तरफ चेक करना है। तो ऐसा कोई फिक्स पॉइंट जो है ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे तो फिक्स पॉइंट के नाम पे 4 कॉर्नर्स है, तो हमारा डिस्कशन जो है अब इन्हीं चारों कॉर्नर्स पर होगा कि कैसे हम पिक करें कि कौन सा कॉर्नर या फिर कौन सा पॉइंट जो है जिसके आसपास हम चेक कर सकते हैं कि हाँ इसके इर्द गिर्द जो है हमारा आंसर होगा, मतलब आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि बताया इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो एरे है वो आई मीन जो 2D एरे है वो शॉर्टेड है। शॉर्टेड कैसे है कि हर एक रो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट शॉर्टेड है, हर एक कॉलम का जो एलिमेंट है वो टॉप टू बॉटम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा यानी ये सबसे बड़ा होगा। तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट आता है, मान के चलिए मैंने ये वाला जो बॉक्स है चुना पहले, अगर मेरे पास एक एलिमेंट आया टारगेट वेरिएबल, मैंने उसको फर्स्ट एलिमेंट से चेक किया, अगर वो उसके साथ बराबर है तो वेल एंड गुड, एक ही बारी में मेरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर वैल्यू छोटी होगी तो मैं तो एकदम शॉर्ट कह सकता हूँ कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो इस मैट्रिक्स में होगा ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट शॉर्टेड है और आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हो कंपेयर किया आपने फर्स्ट से, वो उससे भी छोटा है, तो इसके अंदर तो प्रेजेंट होगा ही नहीं ना। बराबर नहीं है, छोटा नहीं है, मतलब छोटा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर बड़ा है तो हम अंदर आ जाएंगे। बट अब जो कि एलिमेंट तो सारे शॉर्टेड है, तो आप इस तरफ मूव करोगे या नीचे की तरफ मूव करोगे, किस तरफ मूव करोगे, डायरेक्शन पिक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ से तो सिर्फ एक ही चीज़ कन्फर्म हुई कि अगर वैल्यू छोटा है तो वो तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट ही नहीं है। तो एक फ़ायदा यहाँ से ये मिला। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। इसका सीन भी इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा चेंज है कि अगर वैल्यू यहाँ पर है तो आप ये एक बात श्योर कह सकते हो कि ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर आपने टारगेट वेरिएबल को इसके साथ कंपेयर किया और उसके साथ बराबर हुआ तो वेल एंड गुड, मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर वैल्यू इससे भी बड़ी हुई तो आप तो एक बात तो श्योर कह सकते हो कि वो जो वैल्यू टारगेट वेरिएबल है वो इस 2D मैट्रिक्स के अंदर है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली जो है फॉल्स रिटर्न कर दो, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं। और अगर वैल्यू छोटी है तो आप किस तरफ जाओगे, क्योंकि ये शॉर्टेड है तो टॉप टू बॉटम भी शॉर्टेड, लेफ़्ट टू राइट भी शॉर्टेड, तो इससे कम वेरिएबल तो कम वैल्यूज़ इधर भी है, तो किस तरफ जाओगे, डायरेक्शन का कोई मालूम नहीं। तो आप अपना पॉइंट नहीं चुन सकते। सेम गोज़ विथ फर्स्ट, बच गए ये दोनों। अब यहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से क्लियरली समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बना के रखा था। तो अगर वैल्यू इससे छोटी है मतलब मैट्रिक्स में है ही नहीं, अगर वैल्यू इससे बड़ी है तो भी इसके अंदर है नहीं। इन शॉर्ट, अगर आपको सर्च करना है किसी भी टारगेट वेरिएबल को इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इस रेंज के अंदर उसका होना कंपलसरी है। अगर आउट ऑफ द रेंज है तो सर्च करने का कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इसे इसलिए नहीं चुना क्योंकि अगर वैल्यू कम है तो दोनों तरफ ही कम है भाई, किस तरफ मूव करूँ मैं। अगर वैल्यू ज़्यादा है, इससे बड़ी वैल्यू है, तो किस तरफ चेक करोगे आप, इस तरफ या इस तरफ, डायरेक्शन को कोई मालूम नहीं। अगर वैल्यू इससे कम है तो किस तरफ मूव करोगे, इधर भी कम है इधर भी कम है, किधर मूव करें। तो अब बच गए ये दोनों। अगर आप इसे पिक करते हो तो अगर वैल्यू इसके बराबर है तो वेल एंड गुड, आगे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अदरवाइज़ वैल्यू अगर इससे कम है तो मैं एक कॉलम रो का पीछे सटकता जाऊंगा, इधर फिर इधर। अगर ज़्यादा है तो मैं एक सीधे नीचे आ जाऊंगा, और ये तब तक प्रोसेस चलाऊंगा जब तक हमारे वैल्यू के बराबर ना आ जाए। सेम गोज़ विद हियर कि अगर वैल्यू इससे कम है तो मैं एक कॉलम ऊपर चला जाऊंगा, और अगर वैल्यू ज़्यादा है तो मैं एक बॉक्स इधर मूव करूंगा। जस्ट एक एग्जांपल ले लेके देखते हैं, इसी पे देखते हैं। जैसे अगर मुझे 30 सर्च करना है ना, मेरा टारगेट जो है वो 30 है, और मैंने जो है पॉइंट, जैसे 1D एरे में हम मिडिल पॉइंट निकालते थे, 2D के केस में वो मिडिल का जो रोल है वो ये परफॉर्म करना है, मतलब ये वाला बॉक्स। तो मैं कंपेयर करूँगा मैं अपने टारगेट वेरिएबल से, तो क्या 37 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, तो मैं एक नीचे आ जाऊँगा, क्योंकि शॉर्टेड है टॉप टू बॉटम, तो 7 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ है वो नीचे होंगी, तो मैं नीचे आ जाऊँगा। तो अब मेरा जो इंडेक्स होगा वो इसको पॉइंट करेगा। फिर मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा कि 20 क्या 30 20 से बड़ा है? हाँ है, तो मैं फिर से नीचे चला जाऊँगा, क्योंकि 20 से सारी बड़ी वैल्यूज़ नीचे है, क्योंकि टॉप टू डाउन भी शॉर्टेड है। तो फिर से मैं कंपेयर करूँगा कि 60 30 से बड़ा है? नहीं, 30 तो 60 से छोटा है, तो मैं लेफ़्ट मूव करूँगा, क्योंकि सारी 60 से जितनी छोटी वैल्यूज़ है वो लेफ़्ट तरफ है। तो ठीक है, मैं 34 पे आ गया। फिर से मैं 34 को 30 से कंपेयर करूँगा,
क्या 30 से कंपैरिजन करने में पता चलेगा कि 30 जो है वो 34 से छोटा है, तो फिर से लेफ़्ट मूव करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा कि क्या 30 से छोटा है, नहीं। क्या 30 से बड़ा है, नहीं। क्या 30 के बराबर है, हाँ है, तो मैं वहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। सेम गोज़ विद यहाँ, आप इसको भी कंपेयर करके यहाँ से चल सकते हैं। मतलब आपके पास दो दो यहाँ पे ऐसे इंडेक्सेस है या फिर कहो कि पॉइंटर है जिसे आप यूज़ कर सकते हो एज अ मिडिल टर्म इन केस ऑफ 1D एरे। तो आप यहाँ से भी कंपेयर करके देख सकते हो। तो यहाँ से भी एक बार करके चला देते हैं। जैसे 30 से छोटा है, बड़ा है या बराबर है, तो 30 जो है छोटा है 61 से, तो मैं ऊपर मूव करूँगा क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो छोटे एलिमेंट्स नीचे होंगे, तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। नीचे की तरफ बढ़ रहा है नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो छोटे एलिमेंट्स इसके नीचे होंगे, तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। तो यहाँ पे 23, तो 61 से छोटे एलिमेंट्स इधर है, तो 23 जो है 30 से बड़ा है, तो 23 से बड़े एलिमेंट्स किस तरफ होंगे, राइट साइड, तो मैं एक राइट मूव कर जाऊँगा इस तरफ, तो मेरे पास 30 आया। तो आपने देखा जब हमने यहाँ वाले पॉइंटर को हमने एक मिडिल टर्म मारा इसके, तो हमको जो है एक बार नीचे आना पड़ा, एक बार यहाँ पे और फिर यहाँ पे था हमारा एलिमेंट। सिमिलरली जब यहाँ पे थे तो हमने यहाँ पे गए, फिर एक बार यहाँ पे गए। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, अगर आप इसे अपना पॉइंटर मानते हो, तो चेक करेंगे कि क्या वैल्यू इससे छोटी है। अगर छोटी है तो इस तरफ मूव करूँगा, और अगर बड़ी है तो मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा। यहाँ पे अगर आप चुनते हो तो मैं चेक करूँगा कि क्या वैल्यू इससे बड़ी है। अगर बड़ी है तो मैं इस तरफ मूव करूँगा, छोटा है तो मैं ऊपर मूव करूँगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आप डायरेक्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा कोड। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर दिया जाएगा, वेक्टर के अंदर वेक्टर यानी 2D मैट्रिक्स है ये, और वो टारगेट वेरिएबल। सबसे पहले मैंने एक R वेरिएबल बनाया जिसमें रो ले लिया, और C बनाया जिसमें मैंने कॉलम ले लिया। तो हमने यहाँ पे अभी 4x4 का एक मैट्रिक्स देखा था। तो जो मेमोरी के जो अंदर है वो कुछ इस तरीके से स्टोर होता है। तो ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंडेक्स है, और 0th इंडेक्स के अंदर एक 4x4 मैट्रिक्स होगा, 4 साइज़ का एक मैट्रिक्स होगा, फिर फर्स्ट के अंदर एक 4 साइज़ का, और इसी तरीके से मेमोरी के अंदर जो है वेक्टर स्टोर होगा। मतलब वेक्टर के अंदर एक और वेक्टर। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आर में मैंने डाला वेक्टर का साइज़, तो वेक्टर का साइज़ तो पूरा 4 है, और सी के अंदर जो है वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट का साइज़, यानी वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट का इसका साइज़, तो इसके अंदर तो 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसके अंदर भी 4, इसके अंदर भी 4, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो मैंने एक इंडिकेटर बना दिया, मैं इसे चुन रहा हूँ, इससे। तो ये तो 0th रो में लास्ट है, तो 0th रो और लास्ट कॉलम का लास्ट इंडेक्स, तो ये यहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा। अब मैं चेक करूँगा कि जब तक आई जो है बड़ा है या बराबर है 0 के, या फिर लेस देन है रो के। सिमिलरली जे के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के और लेस देन है कॉलम के। मतलब आप जो है सर्चिंग करो जब तक कि आप इस पूरे 2D मैट्रिक्स के अंदर हो, तब तक ही सर्च करेंगे ऑफ कोर्स। इसके बाद तो एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं बॉर्डर को जो है वाइल लूप का कंडीशन बना रहा हूँ कि जब तक आई जो है रो को क्रॉस ना कर जाए, और एक कॉलम वेरिएबल जे जो है उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि तब तक वो कॉलम को ना क्रॉस कर जाए। मतलब इस बॉर्डर के अंदर ही जो है आपको सर्चिंग करनी है, इसीलिए यहाँ पे वाइल कंडीशन में ये लिखा हुआ है। और सारी जगह पे एंड है, तो एक भी अगर फॉल्स कंडीशन हुआ तो ओवरऑल पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अगर वैल्यू टारगेट के बराबर है तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर वेरिएबल मतलब जिसे आप इंडिकेटर आपको जिसे पॉइंट कर रहा है वो बड़ा है, यानी मोर ओवर बोलूँ अगर टारगेट आपका छोटा है, तो इस केस में जब छोटा हो रहा था तो आप इधर सरक रहे थे, यानी जे को है कम करो, है ना। तो आप यहाँ पे जे को कम कर रहे हो। और अगर वैल्यू बड़ी है, टारगेट बड़ा है, तो आप आई को प्लस प्लस करो। तो इस केस में हम नीचे आ रहे थे, यानी आई को हम प्लस प्लस कर रहे हैं। और पूरा लूप चल जाने के बाद, मतलब पूरे के पूरे मैट्रिक्स को सर्च करने के बाद, अगर आपका कभी भी कंडीशन जो है हिट नहीं किया, ये वाला कंडीशन कभी हिट नहीं हुआ, मतलब
वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में आप जो है फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ये तो तब हुआ जब आपने यहाँ वाले पॉइंटर को जो है, यहाँ वाले अपने पॉइंटर को जो है चूज़ किया था। लेकिन अगर तब क्या होगा जब आप यहाँ वाले को चूज़ करोगे, उस केस से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंज होंगे, कंडीशंस का ही चेंज होगा कि वही आई को जो है इस बार अगर देखो आप, ये था आपका मैट्रिक्स और ये वाला, तो ये जो है जितने भी रो का साइज़ है रो -1 है और ये 0th कॉलम है। तो मैंने आई में लास्ट रो को असाइन कर दिया और कॉलम में जो है मैंने 0 को असाइन कर दिया। बाउंड्री लगा दी ताकि आप जो चेकिंग करोगे वो इसके अंदर ही इर्द गिर्द ही अंदर के अंदर ही करोगे, इससे बाहर गए मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। और जब भी बराबर हो गया रिटर्न ट्रू कर दो। अगर वैल्यू जो है टारगेट जो है छोटा है तो छोटे वैल्यूज़ ऊपर होंगे, ऊपर तो आई माइनस माइनस, और अगर बड़ा है टारगेट अगर बड़ा है तो वो इस तरफ प्रेजेंट होंगे तो जे प्लस प्लस। और कभी भी अगर ये कंडीशन हिट नहीं हुई, मतलब कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब उस एरे उस मैट्रिक्स के अंदर जो है कभी वो वैल्यू था ही नहीं, तो आप रिटर्न फॉल्स कर दो। मतलब ये जितना भी वाइल कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा आई और जे ये वाला और इतना सब आप उसको इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी जो है हम लगा सकते हैं, ये वाला मैंने आपको स्टार्टिंग डिस्कशन में बताया था कि अगर वैल्यू इससे छोटी है मतलब प्रेजेंट नहीं है, अगर वैल्यू इससे बड़ी है तो भी प्रेजेंट नहीं है, या फिर अगर वेक्टर का साइज ही अगर 0 है तो भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये तीनों के बीच में और लगा रखा है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू तो यानी ओवरऑल ट्रू, या तो टारगेट छोटा होगा या बड़ा होगा या साइज ही 0 होगा, तो उन सभी केसेस में जो है आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सर्च करते हैं शॉर्टेड मैट्रिक्स में किसी भी टारगेट वेरिएबल को सर्च करना। जो नेटिव अप्रोच थी, हमारा जो नेटिव अप्रोच है जिसमें हमने 2 लूप लगाया था, 2 फॉर लूप लगाया था और हर एक पॉइंट को चेक कर रहे थे कि क्या वो टारगेट के बराबर है। अगर बराबर होता था तो हम रिटर्न ट्रू कर देते थे, अदरवाइज फॉल्स। तो उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो आती थी n क्रॉस m, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को जो है ट्रैवर्स कर रहे हो। बट इन केस ऑफ यूजिंग बाइनरी सर्च, उस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टूट के हो जाता है n प्लस m, मतलब नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है वो हो जाता है n, O ऑफ n। वो कैसे कि अगर n प्लस n है मतलब रोज और कॉलम्स बराबर है तो O ऑफ 2n यानी ओवरऑल n। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी सर्च के सोल्यूशन में उस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है m प्लस n, और इन केस ऑफ नेटिव अप्रोच उस केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है n क्रॉस m। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेटिव अप्रोच कैसे काम कर रही है, बाइनरी सर्च इस पर कैसे अच्छे से लग रहा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।